हेलो एंड वेलकम। आप देख रही हैं प्राइम टाइम और मैं हूं आपके साथ सारा चौहान। हर बार हम अपने शो में अलग अलग मुद्दे लेकर आते हैं, अलग अलग इश्यूज लेकर आते हैं। आज जो मुद्दा है एक्टिंग से जुड़ा हुआ है। अगर आप भी कहीं ना कहीं एक्टर बनना चाहते हैं और ख़ास तौर पर अगर आप ह्यूस्टन में मौजूद हैं तो ये वाला शो आपके लिए मुझे लगता है बहुत बेहतरीन साबित हो सकता है, क्योंकि आज हम अपने शो में बात करेंगे कि ह्यूस्टन किस तरीके से थिएटर आर्टिस्ट के लिए एक हब बनता जा रहा है। न्यूयॉर्क के बाद ह्यूस्टन जो थिएटर है वो किस तरीके से ग्रो कर रहा है। और अगर आप ख़ास तौर पर ह्यूस्टोनियंस हैं तो ये शो ज़रा आप ध्यान से देखिएगा। इस वक्त हमारे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान तज़ीन ज़ाहिदा, जो कि राइटर डायरेक्टर भी हैं, टीजी प्रोडक्शन की फाउंडर है और साथ ही साथ बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। मैं चाह रही हूँ कि एक बार मैं ज़रा बता दूँ। सबसे बड़ी बात तो है परफॉर्मिंग आर्ट्स ह्यूस्टन डोरिस ड्यूक फाउंडेशन, जो कि अमेरिका का बहुत बड़ा फाउंडेशन है। इसके अलावा BANF, जी हाँ, इन तमाम बड़े ऑर्गेनाइजेशन से ये अवार्ड इन्होंने हासिल किए हैं। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी मेहनत आपने की होगी। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सायरा, बहुत शुक्रिया। तो शुरुआत हम यहाँ से ही करेंगे कि क्या हम वाकई ये कह सकते हैं कि ह्यूस्टन हब बनता जा रहा है एक्टर्स के लिए, थिएटर आर्टिस्ट के लिए? क्या ये वाकई हम कह सकते हैं? ये बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है, उसमें कोई मुबालगा नहीं। तो आपको क्या लगता है कि हब तो बनता जा रहा है, लेकिन क्या वो फैसिलिटी गवर्नमेंट की तरफ से, ऑफिशियल्स की तरफ से, या जो आप इतना काम कर रही हैं, इतने इतने थिएटर आर्टिस्ट को आप अपने साथ जोड़ रही हैं, क्या यहाँ की गवर्नमेंट की तरफ से, ऑफिशियल्स की तरफ से वो हेल्प मिल पाती है? सायरा, दरअसल इस सवाल के बहुत सारे पहलू हैं जिस पे मैं रोशनी डालना चाहूँगी कि एक तो सूरत होती है कि आपके पास नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, यानी आपके पास 501c3 का स्टेटस हो, जो कि फ़िलहाल हमारी कंपनी के पास नहीं है। तो हमारे जैसे जो छोटे थिएटर्स होते हैं या ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो एक बड़ी अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के तहत काम करती, जो यहाँ पर उन लोगों को टेम्पररीली 501c3 का स्टेटस देते हैं जिनके पास के नहीं होता है। वो है फ्रेश आर्ट्स, जिसकी मैं फिजिकली स्पॉन्सर्ड हूँ जिनसे, और वो मेरे सारे डोनेशंस को प्रोसेस करते हैं। तो मगर ये है कि गवर्नमेंट से हासिल करना और ग्रांट्स की तरफ हमारी एक्सेस होना हमारे लिए, वो दरअसल काफ़ी दुश्वार काम होता है और उसके लिए हम काफ़ी अंडर रिसोर्स्ड हैं एज अ स्मॉल थिएटर। वैसे देखा जाता है, अगर आप किसी भी कंट्री के थिएटर की अगर हम बात कर लें तो वहाँ पे आप हमेशा से ही हमने देखा है कि थिएटर्स हमेशा स्ट्रगल करते रहते हैं, हमेशा स्ट्रगल करते हैं थिएटर। और अगर देखा जाए नामी आर्टिस्ट हो या फिर एडिटर्स हो या कैमरामैन हो, या इसी तरह से जो थिएटर को संभालते हैं लोग, वो निकल कर जो आते हैं वो स्ट्रगल से निकल कर आते हैं, और वो स्ट्रगल शुरू होता है थिएटर से। जी, थिएटर जनरली इज़ कंसिडर्ड एन एकेडमी फॉर ऑल परफॉर्मिंग आर्टिसंस जितने हैं, हर तरह के जिनका इनसे ताल्लुक़ होता है। जो आदमी एक दफ़ा थिएटर में काम कर लेता है, उसके लिए फिर कैमरा पे एक्ट करना, उसके लिए रेडियो पे एक्ट करना, उसके लिए कोई भी काम दुश्वार नहीं होता, क्योंकि थिएटर वर्क्स एज लाइक एज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स एक्चुअली लर्निंग द क्राफ्ट। कि आप कैसे आवाज़ की उतार चढ़ाओ, आप कैसे अपने तासुरात, आप कैसे एक्शन करेंगे, ये सब चीज़ आपको थिएटर में सिखाई जाती है। हेंस आई बिलीव इंडिया ओज इट्स बेस्ट फिल्म एक्टर्स टुडे टू दोज हु वर्कड इन थिएटर बिफोर। तो यहाँ भी मैं समझती हूँ यही बात है, ऐसा ही है। बिल्कुल, चाहे हम इंडिया की बात कर लें, चाहे हम पाकिस्तान की या बांग्लादेश की भी अगर हम बात करें, तो तमाम इन कंट्रीज़ के जो लोग यहाँ पर रहते हैं, ख़ासतौर पर अगर मैं ह्यूस्टन के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बात करूँ, बहुत ही अच्छे अच्छे एक्टर्स दिए हैं इन देशों ने, और कमाल हॉलीवुड में भी कहीं ना कहीं कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, अगर हम ख़ास तौर पर ये बात करें, ह्यूस्टन को जोड़ते हुए अगर हम बात करें, न्यूयॉर्क के बाद अब देख रहे हैं हम कि ह्यूस्टन जो है उभर कर आ रहा है थिएटर के मामले में। न्यूयॉर्क तो एक ऐसी जगह है जो भागती दौड़ती है और कहा जाता है कि वो सपनों की दुनिया है। आपको लगता है कि ह्यूस्टन भी क्या उस तरह से सपनों की दुनिया बन सकती है थिएटर के लिए? मुझे ह्यूस्टन न्यूयॉर्क के मुकाबले अगर मैं कहूँ, मैं कभी न्यूयॉर्क में रही नहीं हूँ, मगर मैंने सुना है वहाँ की ज़िंदगी के बारे में लोगों से, और वाक़या है कि बहुत भागती दौड़ती ज़िंदगी है, एक सपनों की जगह है। लेकिन ह्यूस्टन को अगर मैं कहूँ तो ये हकीकत है, ज़िंदगी की वो हक़ाइक़ हैं जो आपको यहाँ पर आके मालूम होते हैं। और मेरी तो अमली बाकायदा मेरा काम शुरू ही ह्यूस्टन से हुआ। मैंने यहाँ के लोगों को बेहद अच्छा पाया है। मैं बहुत कुछ ओ करती हूँ ह्यूस्टन ऑडियंसेस को, और ह्यूस्टन के लोग बेइंतहा इंटेलिजेंट, बेइंतहा एजुकेटेड,
बहुत पॉलिटिकली और सोशली अवेयर ऑडियंस है हमारे पास जो यहाँ पर है, और आई कंसिडर माई सेल्फ लकी टू हैव दिस अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट ओरिजिनल वर्क इन ह्यूस्टन। अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट में बात करें कि साउथ एशियन जो है वो थिएटर में कितने हैं, उस हिसाब से अगर हम देखें, क्योंकि आपके साथ जो थिएटर में जुड़े हुए लोग हैं उसमें कौन कौन से, क्या मोस्टली साउथ एशियन ही है या फिर जो दूसरे जो लोग हैं वो भी इसमें शामिल हैं थिएटर में? दरअसल जब मैं यहाँ आई थी तब मैंने सुना था कि यहाँ पे एक शून्य थिएटर करके एक थिएटर कंपनी थी साउथ एशियन। ना मेरी कभी उन लोगों से मुलाकात हुई, बावजूद इसके कि मैंने बहुत चाहा कि मैं किसी तरह उनसे कनेक्ट हो सकूं, क्योंकि हमारी एक जैसे प्रॉब्लम्स हैं और मैं चाहती थी कि हम उनसे किसी तरह मिलें, मगर वो प्रॉबेबली वो लोग यहाँ से मूव कर चुके हैं और यहाँ पे मेरे इल्म में नहीं है। हाँ, मैं ये जानती हूँ कि यहाँ पर बहुत अच्छा मराठी थिएटर हो रहा है, यहाँ बंगाली थिएटर हो रहा है, यहाँ पर मेरे एक पारसी फ्रेंड हैं, तो पारसीज़ का थिएटर का आपको पता है बहुत ज़बरदस्त उनका एक ट्रेडिशन है। इनफैक्ट वी एज साउथ एशियंस टू पारसी थिएटर ऑलमोस्ट ऑल अवर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री टुडे, राइट। आई डोंट नो अगर आपके इल्म में ये बात है या नहीं। बिल्कुल। तो हम बहुत, बॉम्बे में जो पारसी थिएटर था हम उसको बेइंतहा ओ करते हैं, क्योंकि वहाँ से ये सब शुरू हुआ था। और आज भी मेरे पास जो मेरे बेस्ट एक्टर्स हैं, आई एम प्राउड टू से, उसमें बांग्लादेशी एक्टर्स हैं, उसमें इंडियन एक्टर्स हैं जिन्हें पृथ्वी थिएटर में काम किया हुआ है पहले, नेपा पाकिस्तान की जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ से काम किए हुए बच्चे हैं। मैं अपने आप को एक गैर मामूली, अगर मैं किसी भी तरीके से हूँ या एक्स्ट्रॉर्डनरी, तो मैं लकी तस्वुर करती हूँ कि मैं एक्स्ट्रॉर्डनरीली लकी हूँ that I have come across these extremely talented people who have so much to give and so much passion for the storytelling that we do on theatre. लेकिन क्या वो उतना इंटरेस्ट जो साउथ एशियन यहाँ पे कम्युनिटी है नॉर्थ अमेरिका में ख़ास तौर पर, आपको लगता है कि ह्यूस्टन में वो जो साउथ एशियन लोग जो रहते हैं ख़ास तौर पर, वो लोग क्या बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जता रहे हैं? मैं समझना चाहती हूँ कि वो किस तरह से दिलचस्पी लेते भी हैं या नहीं लेते हैं? I'll be honest, देखिए, हम कहानियाँ कह रहे हैं साउथ एशिया की, हमारे मोस्टली कहानी कहने वाले या परफॉर्मर्स हैं साउथ एशियन, उनमें कुछ ब्लैक और इंडिजिनस और वाइट लोग भी हैं, मगर प्राइमरीली हम अपनी कहानी कह रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारी ऑडियंस प्राइमरीली साउथ एशियन नहीं है। और यहाँ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ये एक हमारे लिए थोड़ी सी तकलीफ दे बात है, क्योंकि हमारे अपने लोगों में उस कदर रिसेप्शन नहीं है, उस कदर एक्सेप्टेंस नहीं है इस बात का कि उनको से $40 या $25 का एक टिकट लेकर जाना है और वो 35 या 40 या 90 मिनट की एक परफॉर्मेंस देख रहे हैं जिसमें कोई सेलिब्रिटी नहीं है, जिसमें गाना बजाना बाकायदा नहीं है या कोई डांस नंबर नहीं है, एक बातचीत है, एक कहानी कही जा रही है। तो ये एक डिसिप्लिन है जो हमारी कम्युनिटी में अभी लैक करता है। एंड व्हेन आई से हमारी कम्युनिटी, आई मीन साउथ एशियंस एट लार्ज। साउथ एशियन, हमारी जो ऑडियंस है वो 50% तो साउथ एशियन लोग हैं यकीनी तौर पे, लेकिन 50% हमारे पास हिस्पैनिक, अफ्रीकन अमेरिकन और वाइट पीपल। दिस इज हाउ आई वुड डिफाइन माई डेमोग्राफिकल डिविजन, जो मैं अगर बताना चाहूँ आपको। इसको ज़रा और समझाएं, बाइटॉक और बाइपॉक। बाइपॉक का मतलब होता है ब्लैक इंडिजिनस पीपल ऑफ कलर, जिसमें हम सब आ जाते हैं। बाइटॉक जो है वो है ब्लैक इंडिजिनस थिएटर ऑफ कलर। तो थिएटर ऑफ कलर ये है जो हम क्रिएट कर रहे हैं, जो यहाँ नहीं हो रहा था। जिस वक्त हमने यहाँ थिएटर बनाया पहला उर्दू प्ले, उस वक्त यहाँ पे आखिरी प्ले 9 साल पहले हुआ था हमसे। तो आप तसव्वुर कीजिए कि 9 साल तक साउथ एशियंस ने कोई थिएटर नहीं देखा, यानी ना उर्दू में ना हिंदी में, यूँ समझिए। मुमकिन है हिंदी में रहा हो, लेकिन हम जो थिएटर बनाते हैं वो अ स्टेप अहेड है। और जो हमें चीज़ डिस्टिंग्विश करती है सारे थिएटर से, हमने एक नया एक्सप्रेशन बनाया है जिसमें हिंदी, उर्दू और अंग्रेज़ी की आमेज़िश है। यानी जब आप हमारे थिएटर में आएंगी, अगर आप अंग्रेज़ी नहीं जानती हैं तो भी आप हमारी कहानी को फॉलो कर सकती हैं, और अगर आप वहाँ आएंगी जिनको उर्दू नहीं आती या हिंदी भी नहीं आती, तो भी आप हमारे थिएटर को में जो बताया जा रहा है उस कहानी को आप बहुत अच्छे से फॉलो कर सकती हैं। और मैं समझती हूँ द टाइप ऑफ ऑडियंसेस वी हैव डेवलप्ड इन लास्ट 6 years, दे आर द बेस्ट प्रूफ ऑफ दैट। यानी जो है लोग यहाँ पे बड़े इंटरेस्ट के साथ आते हैं और बिल्कुल थिएटर को एंजॉय करते हैं। अभी हाल ही में अगस्त में ही ह्यूस्टन थिएटर
वीक हुआ, आपको क्या लगता है वो क्योंकि बहुत फेमस है ये, जाहिर सी बात है, तो इसमें कैसा रिस्पॉन्स रहा कुल मिलाकर, और कितना इंटरेस्ट लोगों ने जताया, और किस तरीके के जो शोज हैं वो इसमें रहे? ह्यूस्टन थिएटर वीक जो है ये बुनियादी तौर पे न्यूयॉर्क की एक समझ लीजिए रिवायत है। न्यूयॉर्क में होता रहा बरसा बरस से। तो ह्यूस्टन थिएटर वीक उसकी तर्ज पे पहली दफ़ा न्यूयॉर्क के बाद अगर कहीं हुआ तो वो ह्यूस्टन में लास्ट ईयर हुआ। और मेरी ऑर्गेनाइजेशन टीजी प्रोडक्शंस वाज वन ऑफ 8 थिएटर्स जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, यानी 8 हम लोग थे जिनकी कंपनियां इसमें हिस्सा ले रही थी। इसका बुनियादी मकसद ये होता है कि एक फोकस्ड अटेम्प्ट होती है 1 हफ्ते तक, और आपको मार्केटिंग में हेल्प की जाती है, और आप टिकट सेल करते हैं ह्यूस्टन थिएटर वीक के थ्रू, और उसमें आपको बोगो ऑफर देनी पड़ती है, यानी बाय 1 गेट 1 ऑफ। तो जो कि बाज़ दफ़ा यकीनी तौर पे हमें नुकसान देती है, यानी एज अ प्रोड्यूसर मैंने लॉस उठाया। मैंने अगर पूरे हॉल के सीट्स सेल किए तो आई ओनली गॉट पेड फॉर हाफ ऑफ इट। बट द पॉइंट इज द टाइप ऑफ एक्सपोजर आई गेट, the type of audiences I pull in after Houston Theatre Week is insanely different than I would be able to do otherwise. तो although money wise आप नुकसान उठाते हैं, लेकिन exposure आपको बहुत अच्छा मिलता है, और इसी वजह से हमने इस साल फिर Houston Theatre Week में participate किया, और हमें बहुत अच्छी response मिली, हमेशा से बेहतर। we live and we learn, जिसे कहते हैं ना, हम सीखते जाते हैं अपने हर तजुर्बे से। जी, तो चलिए यहाँ प्राइम टाइम में हम बहुत थोड़ी सी देर के लिए रुक रहे हैं, और थिएटर किस तरीके से अपने सर्वाइवल मोड में है, या क्या वाकई सर्वाइव करेगा, इन तमाम सवालों के जवाब हम लेंगे। आप कहीं मत जाइएगा, बहुत जल्द वापस आ रहे हैं। The Made to Move sales event is now at Big Star Cadillac. Drive any new Cadillac sedan or crossover for only $1 down. Like the new 2023 XT4 for only $379 a month for 39 month lease, or purchase and choose 1.9% APR plus $500 bonus cash. At Houston's Cadillac to your door dealer. Gulf Freeway, just 2 minutes south of the Beltway. Shop smarter when you shop at Big Star. Shop BigStarCadillac.com. There is a road laid out for me. First night here, but Amy seems cool. Leading down to the river. I am blind, but I need not see. What do you think? I know this road is there for me. If I'm really free, take me down to the river and walk. Hey! Okay. If you love me enough to tolerate my perfect little pets and all their glorious dander, then of course you'll visit nhtsa.gov/the right seat to make sure I'm in the right car seat. Hey Bobo, do trees tell each other stories? I'm sorry. I'm afraid I don't know that. Hey, why don't we go find out? Listen. Do clouds take naps? I couldn't tell you. Dad, do stars visit their friends? Look! वेलकम बैक। प्राइम टाइम आप देख रहे हैं, और लगातार तज़ीन जाहिदा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो कि थिएटर से इनको कितना प्यार है ये लगातार बता रही हैं, और उसकी मुश्किलें क्या हैं ये भी बता रही हैं। आपको क्या लगता है कि अब क्योंकि ह्यूस्टन में जिस तरीके से थिएटर ग्रो कर रहा है, लोग आ रहे हैं, थिएटर को पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं, आप जैसे कई लोग हैं जो इसमें अपनी इतनी मेहनत डाल रहे हैं, चैलेंजेस आप क्या समझते हैं कि क्या क्या हैं इस वक्त, और सबसे पहले किन चैलेंजेस को डील करने की ज़रूरत है ताकि जो थिएटर है वो ठीक से अच्छे से ग्रो हो पाए? मैं अगर एक चैलेंज सबसे पहला कहूँगी तो वो है सोशल स्टिग्मा। सोशल स्टिग्मा अटैच्ड है उन लोगों के साथ जो परफॉर्मिंग आर्ट्स से ताल्लुक़ रखते हैं, और इसमें हमारी सोसाइटी का एक जो मैं समझती हूँ इनहेरेंट हिपोक्रेसी है वो काम करती है।
हम थिएटर पे नाचते गाते लोगों को देखकर खुश होते हैं, हम टीवी पे नाचते गाते लोगों को देख के खुश होते हैं, लेकिन हम खुद या हम अपने बच्चों को वो काम करने देना नहीं चाहते। मैं समझती हूँ हमको चॉइसेस मेक करनी चाहिए, हमको लीड बाय एग्जाम्पल करना चाहिए। मैं आपको यहाँ पे कुछ बच्चों की बात बताती हूँ जो कि मेरे दिल पर मैं कहूँगी नक्श है। मेरे साथ एक यंग मैन है, वो काम करते हैं, एक्टर हैं वो, और उन्होंने मुझे कहा कि आपा मुझे एक्टिंग करने का बहुत शौक़ था, मगर मैं अपने माँ बाप का एक ही बेटा हूँ और उन्होंने मुझे इजाज़त नहीं दी। तो मैं बहुत दुखी हुआ, मैं बहुत तकलीफ़ में रहा। फिर मुझे एक ख़्याल आया, मैंने ये सोचा कि मुझे एक्टिंग करनी है तो अब मैं एक अच्छे बेटे की एक्टिंग करता हूँ। और मैं उस वक्त से, अभी आपको बताते हुए भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, और उस वक्त से मैं ये एक्टिंग कर रहा हूँ कि मैं एक बहुत ही ज़िम्मेदार बेटा हूँ, मैं एक बहुत अच्छा शौहर हूँ, और मैं सब अपनी नौकरी कर रहा हूँ, अपनी फैमिली के लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये एक मिसाल है। मैं आपको बताऊँ सायरा, एक और लड़का, उसने मुझसे एक बात कही और मैं, आप यकीन करें, मैं भूल नहीं सकती। उसने कहा कि आपा जब हमें कोई प्रोजेक्ट मिलता है और हमें पता चलता है कि उसके कुछ पैसे मिलने वाले हैं, जो कि कम होता है, लोग उमूमन लोगों से, बच्चों से मुफ्त में काम कराते हैं, ये मैं यहाँ बताना चाह रही हूँ, और मगर मैं इसके सख्त अगेंस्ट हूँ, मैंने लोगों से कभी मुफ्त में काम नहीं कराया। तो इस लड़के ने मुझे बात कही कि अगर हमें $300 मिल रहे होते हैं बहुत मुश्किल से, तो हम अपनी फैमिली को बताते हैं कि हमें $700 मिल रहे हैं, ताकि वो हमें इस काम से रोके ना। तो ये जो बच्चे, ये एक्टिंग का जुनून है। मैं आपको ये बता रही हूँ कि चलिए एज अ थिएटर मेकर मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड घर चला रहे हैं, लेकिन ये बच्चे, इनको सपोर्ट की ज़रूरत है। इनके साथ ये स्टिग्मा अटैच कर देना कि भाई ये कोई बहुत ही हल्का फुल्का काम कर रहे हैं और इसमें मेहनत नहीं लग रही, ये बहुत गलत रवैया है। और हमारी सोसाइटी को बिलखुसूस आई वुड से कि हमारी साउथ एशियन सोसाइटी को इस अपने रवैये पे नज़रसानी करने की ज़रूरत है। कई बार लोग ये भी सोचते हैं कि थिएटर ही तो कर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन थिएटर का जुनून ऐसा है। हम पृथ्वी थिएटर को कैसे भूल सकते हैं, हम पारसी थिएटर को कैसे भूल सकते हैं। इंडिया से जिस तरीके से इतने बड़े बड़े एक्टर्स निकले हैं, वो कहाँ से निकले हैं? थिएटर से निकले हैं। अगर हम हॉलीवुड में भी बात करें, जो एक्टर्स निकले हैं उन्होंने पहले थिएटर किया है, थिएटर में कमाल किया, उसके बाद इसी तरह से मैं पाकिस्तानी एक्टर्स की भी बात करूँगी, वो उनकी एक्टिंग कमाल की है इंटरनेशनल लेवल पे, वो भी अब उनकी एक्टिंग को भी बहुत सराहा जाता है। तो थिएटर को इतना कमतर समझना, मुझे लगता है कि अब शायद लोगों को अपनी सोच को थोड़ा बदलने की ज़रूरत है कि थिएटर ही वो चीज़ है जहाँ से आप हॉलीवुड, बॉलीवुड और तमाम जो फिल्में देखते हैं, वहीं से एक्टर्स निकल कर आते हैं बड़े बड़े। बिल्कुल बिल्कुल। दरअसल हमारी सैडली जो हमारी सोसाइटी है, माशरा है, वो इस तरह का है कि जिस काम से हमें माली फ़ायदा ना हो या पैसे ना मिलें उस कदर, तो हमारे लिए उसकी कदर भी नहीं होती, यानी उसकी वैल्यू भी नहीं होती। लेकिन दरअसल वैल्यू एक अलग चीज़ है। वैल्यू वो चीज़ होती है जिसका ताल्लुक फाइनेंस से नहीं हो सकता। लाइक मेरी चंद वैल्यूज़ हैं, और चाहे मुझे उनसे कोई फाइनेंशियल गेन ना हो, वो फिर भी मेरी वैल्यूज़ रहेंगी। तो थिएटर अपने में, ज़ाहिर है आपके इल्म में होगा यकीनन, कि थिएटर की बुनियाद दरअसल इसलिए हुई कि ग्रीक सोसाइटी जो थी, जहाँ पे थिएटर इन्वेंट किया गया, वो इतनी एफ्लुएंट थी, वहाँ पर इतनी खुशहाली थी कि उनके फ़िलोसोफर्स ने ये सोचा कि हमारे लोग रोना भूल जाएंगे, वो भूल जाएंगे कि कैसे दुखी होते हैं, कैसे दुख महसूस करते हैं। तो उन्होंने ग्रीक ट्रेजेडी इन्वेंट की, विच वॉज द फर्स्ट टाइप ऑफ थिएटर। वहाँ से फिर उसके बाद ड्रामा क्रिएट हुआ, फिर मेलो ड्रामा क्रिएट हुआ, फिर कॉमेडी क्रिएट हुई। तो ये थिएटर जो है दरअसल हमारी इंसानियत की एक सबूत है कि हमें एज ए ह्यूमन बीइंग हमें कभी रोना है, हमें कभी हंसना है, कभी हमें दूसरे की तकलीफ़ को महसूस करना है। इन सारी चीज़ों के लिए हमें थिएटर ट्रेन करता है, आमादा करता है। आपको क्या लगता है ह्यूस्टन में थिएटर को उस तरीके से पुश मिल रहा है जितना मिलने की ज़रूरत है? थिएटर को उस तरह से बढ़ावा मिल रहा है? क्योंकि हमें पेंडेमिक के दौरान तो तमाम तरह की खबरें आ रही थी। पेंडेमिक में तो हम ये भी कह रहे थे कि थिएटर अपने सर्वाइवल मोड में है, क्या थिएटर सर्वाइव कर पाएगा? जब हमने पेंडेमिक के उस वक्त पे देखा, लेकिन फिर जब पेंडेमिक ख़त्म हुआ, केसेस ख़त्म हुए, धीरे धीरे इकॉनमी भी थोड़ी सी आगे बढ़ी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ी, फिल्में भी बननी शुरू हुई, थिएटर भी थोड़ा सा ठीक हुआ। तो उस वक्त तो ये कहा गया कि थिएटर ख़त्म हो जाएगा। ये आप यकीन कीजिए, अभी आपकी बात से मुझे ये शेर याद आ रहा है गालिब का, कि घर में था क्या कि तेरा गम उसे गारत करता,
घर में था क्या जो तेरा गम उसे गारत करता, एक थी हसरत तामीर सौब भी है। तो हम तो बहुत ही मामूली थिएटर थे, हमारे पास इतना लूज करने के लिए था नहीं। तो मगर बहुत बड़े बड़े और बहुत तारीखी थिएटर जो यहाँ पे थे, पुराने 40 साल 50 साल पुराने थिएटर्स, वो अमेरिका में बंद हो गए। उसकी बुनियादी वजह यही थी कि लोगों के पास पैसा नहीं था और जिनके पास था उन्होंने स्टेप अप नहीं किया। मैं आपके बेहतरीन चैनल और आपके थ्रू आपके लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि इस चीज़ की कदर को महसूस करें, इसकी वैल्यू को समझें कि ये बच्चे और हम मिलकर जो काम करें, सिर्फ मैं ही नहीं, आप महीने में एक थिएटर देखने जाइए, अपना टिकट खरीदिए, अपना टिकट खरीदिए, उस थिएटर को देखिए जाके। आप यकीन कीजिए, आप जो भी थिएटर देखने जाएंगे, वो थिएटर बनाने में उस दिन आपको 90 मिनट या 60 मिनट का एंटरटेनमेंट देने के लिए 15 से 20 लोगों ने 4 महीने काम किया होगा। ये मैं आपको यकीन से बता सकती हूँ कि 4 महीने 5 महीने लगते हैं कतरे को गौर होने तक, जिसे उर्दू में कहा जाता है ना। ये एक बहरहाल बहुत बात लंबी हो जाएगी, लेकिन लोगों को एहसास नहीं होता अनलेस कि वो आएँ हमारे थिएटर में, आके देखें, हमारी रिहर्सल्स में बैठें कि बच्चे मुख्तलिफ ज़बानें, जैसा कि अभी आपसे मेरी बात हुई, मराठी बोलते हैं, बंगाली बोलते हैं, बंगला ज़बान बोलते हैं, कोई हिंदी बोलते हैं, उन सबको हम एक प्लेटफॉर्म पे लाते हैं, उन्हें उर्दू और अंग्रेज़ी या हिंदी और अंग्रेज़ी में हम उनको रवां करते हैं, ठीक है, क्योंकि स्क्रिप्ट इंग्लिश में लिखी होती है, लेकिन उसमें रेफरेंसेस होते हैं, जैसे पंजाबी के रेफरेंसेस हैं, हिंदी के रेफरेंसेस हैं, कोई भी चीज़ के, तो उनको वो डायलॉग कोचिंग होती है, उनकी बाकायदा हर तरह से उनको तैयारी कराई जाती है, और इसमें कम से कम 3 से 4 माह लग जाते हैं, यानी एक बहुत लंबा प्रोसेस, बहुत लंबा प्रोसेस। लेकिन सवाल ये भी है कि थिएटर्स जो है कि ह्यूस्टन के अंदर, अगर मैं ख़ास तौर पे बात करूं, कि क्या वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है, ये कह सकते हैं क्या हम? ये बिल्कुल, क्या इस नज़रिए से देखना चाहिए? ये बिल्कुल कर सकता है, और ये बात मैं इसलिए यकीनी तौर पे आपको बता सकती हूँ कि ह्यूस्टन थिएटर वीक ने, जिसका कि मैं हिस्सा थी, वो पूरे स्टैटिस्टिक्स निकाले कि कितना बिजनेस आया, कितना पैसा कमाया। अब वो हमने नहीं कमाया, क्योंकि हमने तो बोगो पे दे दिए टिकट, लेकिन बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस ने, जो कि ह्यूस्टन फर्स्ट जिसमें एक है, यानी कि कोई भी आता है तो वो जाके वेबसाइट पे चेक करता है कि भाई ह्यूस्टन में करने के लिए आया क्या। तो उनके पास रेस्टोरेंट्स होते हैं, उनके पास थिएटर्स के नाम होते हैं, उनके पास मूवी थिएटर्स होते हैं, वहाँ पर उसके थ्रू बेशुमार पैसा कमाया गया है, जॉब्स क्रिएट हुई हैं, लोगों ने मार्केटिंग में बाकायदा इसको सीरियसली लिया गया है। हाँ, अलबत्ता यह है कि हमारे एंड पे, यानी वही बात है ना कि आप एक हैंडलूम की साड़ी पहनते हो, जिस आदमी ने वो साड़ी बनाई है उसको क्या मिला है, हम कभी जानने की कोशिश करते हैं ये बात, कि वो जिसने घर में वो साड़ी का ताना बाना बुना है उसके हाथ में क्या आया। तो थिएटर बिल्कुल इसकी परफेक्ट एग्जाम्पल है, बिकॉज इट्स अ वेरी ऑर्गेनिक मीडियम, इट्स द मोस्ट ऑर्गेनिक मीडियम यू कैन थिंक ऑफ। और उसकी वजह से हम, जैसे मैं जब एक ख्याल जहन में आता है और एक स्क्रिप्ट तैयार करती हूँ, मेरे पास क्या माली फ़ायदा हो रहा है, या मेरे बच्चे, या जिनको मैं अपने बच्चे कहती हूँ जो मेरे साथ काम करते हैं, लड़के लड़कियाँ, जब वो 3 महीने अपनी नौकरी, अपने स्पाउसेस, अपने घर गृहस्थी में से टाइम निकाल के मेरे पास आते हैं 3 महीने, ठीक है, और वो रिहर्सल्स करते हैं, पैसों वाइज उनको उसका फ़ायदा नहीं होता। और ये कहने में मुझे कोई आर नहीं है कि उनको पैसे नहीं मिलते, मगर आप यकीन करिएगा कि आप हैरान होंगी, बल्कि सेटिस्फैक्शन मिलता होगा एक्टिंग का, उनमें उनको वो सुकून मिलता है जो कि किसी और चीज़ से नहीं ख़रीदा जा सकता। उनको वो सेटिस्फैक्शन आर्टिस्टिक जो उनको मिलती है, आर्टिस्टिक सेटिस्फैक्शन मिलती है, वो किसी और चीज़ से मिल सकती, और एक नई फैमिली इमर्ज होती है। अब देखिए, आप जिस घर में पैदा हुई, मैं जिस घर में पैदा हुई, वही हमारा ख़ानदान, हमारा परिवार, मगर ये बच्चे जो एक दूसरे को नहीं जानते थे, एक कैथोलिक है, एक क्रिश्चियन है, एक किसी की चीज़ को नहीं मानता, वो सब जमा हो गए और वो एक फैमिली बन गए। यानी वो फैमिली का रोल प्ले करते करते 3 महीने में दरअसल एक ख़ानदान बन गए हैं। और मुझे देखकर ये एक मौजज़ा है, मैं कहूँगी, या मिरेकल कहिए, कि एक तरह से ये भी कहना चाहिए कि साउथ एशियन कम्युनिटी जो है वो थिएटर के जरिए करीब बहुत ज़्यादा करीब आ रही है, बहुत ज़्यादा वो दोस्तियाँ बन रही हैं जिनके बनने का इम्कान कतन नहीं था। वो दोस्तियाँ नहीं हो सकती थी क्योंकि हम लोग बहुत पॉकेट्स में डिवाइडेड हैं। जी जी, बहुत शुक्रिया। और तज़ीन, आपने जिस तरीके से थिएटर के बारे में बताया, हम कई बार इस टॉपिक को बहुत हल्के में लेते हैं, लेकिन
थिएटर जो है वो हम सबको कहीं ना कहीं जोड़ता है। थिएटर से ही बड़े बड़े आर्टिस्ट जो है वो निकल कर आए हैं। तो और जिस तरीके से ह्यूस्टन जो है हब बनता जा रहा है, मुझे लगता है कि अगर ह्यूस्टन में आप रहते हैं तो ज़रूर थिएटर से जुड़िए। आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं आपसे शुक्रिया अदा करना चाह रही हूँ। बिल्कुल, मैं बस आप ही के पास आ रही थी। और ये एक शेर है जो हम अपने लोगोज के साथ लगाते हैं। चलिए, इस प्रोग्राम का जो एंड है वो आपकी शेर व शायरी से किया जाए। मजाज लखनवी बहुत बड़े शायर थे हिंदुस्तान के, और उनका ये शेर है जो मैंने अपने प्लेबिल में शामिल किया है। और शेर यूं है कि आओ मिलकर इनक़िलाबे ताज़ातर पैदा करें, आओ मिलकर इनक़िलाबे ताज़ातर पैदा करें, दहर पर इस तरह छा जाएं कि सब देखा करें। क्या बात है, क्या बात है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आने के लिए, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। तो प्राइम टाइम में बस इतना ही। उम्मीद है हमारा प्रोग्राम ये आपको पसंद आया होगा। एक बार फिर से होगी आपसे मुलाकात और दूसरे अलग मुद्दे के साथ। तब तक आप लगातार बने रहिए NTV अमेरिका के साथ।